जय संघ शक्ति। श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के कार्यक्रमों के तहत जो वेबिनार की एक श्रृंखला अपन ने प्रारंभ करी है शिक्षा से संबंधित, उसमें आज की जो वेबिनार है उसका विषय है कि जो भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके द्वारा जो अकादमिक यूनिवर्सिटी जो हैं, जो एकेडमिक यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी रैंकिंग जो तय की गई, उस रैंकिंग में टॉप पर दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके अलावा पुणे का एक विश्वविद्यालय, ये टॉप की रैंकिंग के हैं। और पुणे की जो विश्वविद्यालय है उसमें लॉ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है हमारे बाड़मेर के विक्रमादित्य सिंह जी। चाड़ी गांव है आपका विक्रमादित्य सिंह जी का। आपने भी 12वीं तक बाड़मेर में पढ़ाई करी, उसके बाद बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, वहीं से फिर एलएलबी करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और पुणे से एलएलएम किया, और अभी वहीं उसी यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में आप कार्यरत हैं। तो आज अपने को विक्रमादित्य सिंह जी बताएंगे कि ये जो टॉप एकेडमिक यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में किस तरह से एडमिशन हो सकता है, उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से उसमें कब उसके वैकेंसीज निकलती है, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है, उनकी विशेषताएं क्या है जिसके कारण से हमें उधर डाइवर्ट होना चाहिए, इन सब बातों पर विक्रमादित्य सिंह जी बताएंगे। आप सभी लोगों के कोई प्रश्न हो इस विषय में तो आप लाइव के दौरान पूछ सकते हैं, और वो सभी उन सभी के प्रश्नों के भी उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य सिंह जी शुरू कीजिए। जय श्री हुकम। सबसे पहले तो मैं सभी को मेरा धन्यवाद मेरी तरफ से कि आपने ये अवसर भी दिया मुझे। तो अभी वर्तमान में हमारे जो NIRF रैंकिंग आई है MHRD की, भारतीय सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उन्होंने वर्तमान में 2019-20 में भारत के जो श्रेष्ठतम कॉलेजेस है और जो यूनिवर्सिटीज है उनकी रैंकिंग उन्होंने दी है। तो उसमें जैसा कि रेवंत सिंह जी साहब ने फरमाया कि 5-6 जो मेजर यूनिवर्सिटीज है उन पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। बाकी कुछ और यूनिवर्सिटीज भी है, लेकिन वो दक्षिण भारत में है, जो थोड़ा सा भाषाई अंतर के कारण वहाँ पर पहुँच पाना थोड़ा सा हमारे लिए दुष्कर हो जाता है। अदरवाइज जिन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ उनको मैंने विशेष तौर पर चुना है, जिसमें सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी उत्तर भारत में यानी दिल्ली में स्थित है। अगर हमारे यहाँ से छात्र इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश पाते तो उत्तर भारत में जितने भी अवसर पैदा होते हैं उनके बारे में उनको सहजता से जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने एक जो तीसरी यूनिवर्सिटी जो चुनी है जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चुनने के पीछे का मेरा कारण ये रहा कि पूर्व में या उत्तर प्रदेश, बिहार या पूर्वोत्तर भारत में अगर कोई अवसर पैदा होते हैं, जो कि ये सेंटर है BHU पूर्वोत्तर भारत का, तो अगर यहाँ पर कोई भी अवसर पैदा होते हैं तो वो उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। और चौथी यूनिवर्सिटी जो मैंने चुनी है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा, वो है पुणे यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मैं खुद कार्यरत हूँ। पुणे यूनिवर्सिटी को चुनने का कारण ये है कि एक तो हमारे राजस्थान से करीब में, और पुणे यूनिवर्सिटी दक्षिण भारत और पश्चिम भारत इसके बीच का सेंटर है। तो दक्षिण और पश्चिम भारत में जो अवसर है और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स का जो मेल जोल होता है, उसके बारे में हमको जानकारी उस यूनिवर्सिटी से मिल सकती है। तो मैं एक एक करके सबसे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत की श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय में से एक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 स्तर के कोर्सेज चलते हैं। पहला है अंडर ग्रेजुएशन, दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएशन, और तीसरा है MPhil या PhD। तो अगर और अभी वर्तमान में इसके आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। 20 जून से इसके आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और 4 जुलाई अंतिम तिथि है। तो हमारे पास तकरीबन 14 दिन है इस यूनिवर्सिटी में आवेदन के लिए। अंडर ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 70 कॉलेजेस है, टोटल 70 कॉलेजेस हैं। तो इन 70 कॉलेजेस में जो सारे दिल्ली में ही स्थित है, पूरे दिल्ली में फैले हुए अलग अलग जगह, तो इन 70 कॉलेज में अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज चलते हैं अलग अलग। BSc भी है, BA भी है, BCom भी है, और अलग अलग ऑनर्स कोर्सेज भी वहाँ चलते हैं। तो
इन 70 कॉलेज में अगर इसके लिए सिंपल प्रक्रिया है, हमको अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अंडर ग्रेजुएशन वाला जो फोल्डर है उसको जैसे ही हम लिंक ओपन करेंगे तो वहां पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा एक फॉर्म भरने का। तो सबसे पहले वहां पे रजिस्टर्ड करना, हमको उस रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से हम पूरा फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की प्रक्रिया आसान है। हो सकता है इस फॉर्म को भरते समय एक असुविधा ये आ सकती है कि फॉर्म में एक जगह ऑप्शन ये आ रहा है कि आपके मार्क्स डालने का। तो चूंकि अभी कई स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, कईयों के रिजल्ट अभी 12th के आए नहीं है। मैं आपको बता दूं अंडर ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरिट के बेस पे होता है, यानी 12th के आपके जो परसेंटेज है उसके बेस पे होता है। तो फॉर्म भरने के दौरान आपसे 12th के परसेंटेज पूछे जाएंगे। क्योंकि अभी कई लोग एग्जाम दे रहे हैं बच्चे और अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए 12th के, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार एक विशेष प्रोविजन डाला है कि फॉर्म आपको पहले ही भरना है और आपका वो जो मार्क्स भरने का जो ऑप्शन है वो आप अभी खाली छोड़ दें। अगस्त के प्रारंभिक सप्ताह में 29 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में वो लिंक फिर से खुलेगा। तब तक लगभग सभी के रिजल्ट्स आ चुके होंगे, तो आपको उसके अनुरूप अपने मार्क्स डालने उस समय। उसके बाद आप सब लोगों की जब पूरी आवेदन प्रक्रिया ये जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ मार्क्स निकालना प्रारंभ करती है। तो लगभग 15 से 20 दिनों के बीच में 5 कट ऑफ आती है। तो हमको उसी दौरान उसी कट ऑफ के अनुरूप, तो जैसे ही मान लीजिए जिस कट ऑफ में आपको लगे कि इस कट ऑफ में इस कोर्स के लिए मेरा एडमिशन बैठ रहा है, तो उस अवस्था में आपको कुछ नहीं करना है। आपको फिर से अपने उस रजिस्ट्रेशन लिंक की मदद से सारे 70 कॉलेजेस का कट ऑफ मार्क्स सामने रहेगा। आपको जो कॉलेज उचित लगे उसमें जाके लिंक को रजिस्टर्ड करके फिर से एक छोटा सा एक आवेदन प्रक्रिया करनी है। उसके पश्चात आपको वहां जाके फीस सबमिट करनी है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 70 कॉलेज है, तो 70 कॉलेज में मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस में टॉप के 10 कॉलेज है, इसी तरह साउथ कैंपस में भी बराबर की महत्ता रखने वाले 10 और कॉलेजेस है। इसके अलावा 50-60 कॉलेज अलग अलग पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। तो मेजर जो कैंपस जिसको बोला जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस है और साउथ कैंपस। इसमें 10 कॉलेज, इसमें 10 कॉलेज और बाकी 50 कॉलेज पूरे दिल्ली में। तो इस तरह तकरीबन 70 कॉलेज है। तो कट ऑफ मार्क्स बहुत ही ज्यादा हाई जाते हैं, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो इसमें एक एडिशनल चीज ये है कि अगर हम इस बार फॉर्म भरते समय एक ऑप्शन आपके सामने ईडब्ल्यूएस का भी आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो कंसीडर करेंगे सेंट्रल लेवल। तो जो भी छात्र सेंटर जिनके पास सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो उसमें अगर ये आवेदन करेंगे तो उनको ज्यादा सुविधा होगी वहां पे। आगे राज्य स्तर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहां पे मान्य नहीं होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होगा, आपको स्पोर्ट्स कोटे से भी वहां पर एडमिशन होते हैं जिसका एक अलग ऑप्शन है। तो अगर आपके पास राष्ट्रीय स्तर के सर्टिफिकेट्स है तो आप उसके द्वारा भी आवेदन कर सकते हो, बशर्ते उसके लिए आपके फिजिकल और प्रैक्टिकल और रियल ट्रायल भी होंगे। इसकी तारीख बाद में दे दी जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उसका एक अलग कोटा होता है। तो ये अंडर ग्रेजुएशन में प्रवेश की ये प्रक्रिया है। इसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पे, उसमें किसी भी तरह का कोई मैनेजमेंट कोटा, फॉरेन कोटा वगैरह कुछ नहीं लगता है। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है कि वहां पर कोटे के द्वारा भी एडमिशन होता है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको बरगला रहा है। तो उसमें किसी पचड़े में फंसने की जरूरत नहीं है। मात्र और मात्र 12th में मेरिट, 12th के परसेंटेज के आधार पर या स्पोर्ट्स कोटे के आधार पर आपका वहां चयन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में, यानी बीएससी, बीए, बीकॉम में। इसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसके भी फॉर्म साथ में निकले हुए, सामान्य प्रक्रिया अपने को फॉर्म भरना है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वहां पे एंट्रेंस टेस्ट होगा। वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन में यूजी के परसेंटेज के बेस पे एडमिशन नहीं होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट अगर मैं बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट्स, तो उसका मतलब मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है ये दिल्ली के नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दोनों जगह है। यानी नॉर्थ कैंपस में पॉलिटिकल साइंस है तो साउथ कैंपस में भी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट होगा। नॉर्थ कैंपस में इंग्लिश डिपार्टमेंट है तो साउथ कैंपस में भी इंग्लिश डिपार्टमेंट होगा। एंट्रेंस टेस्ट कॉमन होता है, सीटों का बंटवारा दोनों ने कर रखा है। तो मेरिट के बेस पे कुछ नॉर्थ कैंपस में, कुछ साउथ कैंपस में स्टूडेंट भेज दिए और उनका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा पीजी के लिए, वो एंट्रेंस टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नहीं बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होता है। सब्जेक्टिव पैटर्न नहीं होगा, यानी आपको बड़े आंसर लिखने की इस तरह से क्वेश्चन पेपर नहीं होगा।
क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू के बेस पे होगा, और उसका सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो यूजी का जो सिलेबस है उसके आधार पर पीजी के क्वेश्चंस बनेंगे। तो वो जो सिलेबस है और जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए हमारे पास बहुत ही एक स्रोत उपलब्ध है। जो विद्यार्थी जिस विषय में आवेदन करना चाहता है, जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटिकल साइंस में पीजी करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ नहीं, फॉर्म तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट से भर देना है। उसके बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस जो डिपार्टमेंट उसकी वेबसाइट पे जाइए, सिंपल डायल कर दीजिए पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दोनों ही मिल जाएगा। तो वो भी एक सुविधा है आपके लिए। तो इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट अपना अपना एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, अलग अलग जगह का, पॉलिटिकल साइंस का अलग होगा, ये अलग होगा, लेकिन उसकी तिथि भी कुछ ही दिनों में आ जाएगी। लेकिन पहले हमको आवेदन करना है, तो आवेदन की तिथि मैं अभी एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, 20 जून से स्टार्ट हो चुकी है और 4 जुलाई तक। तीसरा स्तर है एमफिल या पीएचडी में। एमफिल और पीएचडी के लिए भी वही प्रक्रिया है, पहले रजिस्टर करना हमको 4 जुलाई से पहले पहले, और उसके बाद वहां पर जो वो भी एंट्रेंस टेस्ट होगा, मेरिट बेस नहीं होता है उसमें। पीजी और पीएचडी दोनों ही पूर्णतः एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे, कोई मेरिट का उसमें प्रावधान नहीं। तो वहां पर हमको ये करना है कि आप जाइए, फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद उनका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है, वो सिलेबस होगा उस डिपार्टमेंट का, पीजी लेवल का जो सिलेबस है वो, और रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो सिलेबस आपको लगभग डिपार्टमेंट पे मिल जाएगा। अगर आप डिपार्टमेंट पे जैसे मान लीजिए लॉ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे गए और आपने पीएचडी अलग अलग जो कोर्सेज है उसमें देखा, वहाँ पे पीजी और पीएचडी दोनों है। पीएचडी पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसको आपको नीचे सिलेबस और क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो ये तीनों स्तर का है। इसके अलावा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बेसिक आइडिया है। इसके अलावा मैं एक अलग से जो एक कॉलेज है उसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर ही आता है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी साख रखता है। और अगर आप देखोगे उस कॉलेज के बारे में तो भारत के श्रेष्ठतम कॉलेज में से एक है। आज भारत की जो तकरीबन 50% जो ब्यूरोक्रेसी है, 40 से 50% एकमात्र उस कॉलेज से संबंध रखती है। उस कॉलेज का नाम है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर ही आता है, लेकिन फिर भी काफी स्तर पर वो अपने आप में एक ऑटोनोमस कॉलेज है। कई सालों से मांग कर रहा है खुद को अलग से यूनिवर्सिटी स्थापित करने का। तो हमारे छात्र, हमारे मित्र लोग उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उसके आवेदन की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। उसके लिए आपको सेंट स्टीफेंस की वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पर उन्होंने प्रक्रिया दे रखी है। उसमें भी वो लोग उन्होंने बोल रखा है कि आपको पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है यूजी कोर्स के लिए, फिर उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन की मदद से फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के खुद की वेबसाइट पे जाके उसके लिए एक अलग से एक और फॉर्म भरना होगा। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बारे में मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ से विशेष तौर पर कहा जाए तो हमारे समाज से ही काफी पहले, आज से 20 से 25 साल पहले हमारे समाज से कई विद्वजन उस कॉलेज से पास आउट हो चुके जो बड़े बड़े ओहदों पर है। लेकिन उसके बाद एक बड़ा सा गैप आ गया, तो उसके बाद कई लोग उस कॉलेज में कम जा पाते हैं। उसके लिए हमको विशेष जोर देना है। उसकी कट ऑफ भी थोड़ी हाई जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। हमारे ऐसे कई स्टूडेंट जो 90-92% बना रहे हैं 12th में, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा वही मेरिट बेस होगा, और उसके बाद आपके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। सेंट स्टीफेंस एक अलग से वो करवाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अमूमन सारे कॉलेजेस में, मोस्टली नॉर्थ कैंपस की कॉलेजेस में हॉस्टल की सुविधा आपको मिल जाती है। लेकिन पुनः मैं आपको बता दूं, वहां पे भी हॉस्टल के लिए मेरिट बेस्ड होता है। तो ऐसे में हमारे सामने एक बड़ा पॉइंट, प्रश्न ये उठता है कि इकोनॉमिकली दिल्ली कैसा है, क्योंकि एक बड़ा इश्यू है। हमारे यहाँ कई छात्र अच्छा परसेंटेज भी बनाते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से उनके सामने प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी पिछले साल ही अपने हमारे बाड़मेर से एक स्टूडेंट है जो बड़े सामान्य परिवार से आते हैं, युवराज सिंह नाम है उनका, गंगासरा, आई थिंक गंगासरा के। तो उनके जीजा जी वो बाड़मेर पुलिस में कार्यरत है, डूंगर सिंह जी रोहिली। उनसे मेरा संपर्क हुआ था और उन्होंने प्रयास किया, और आज वो स्टूडेंट दिल्ली में है। और 1 साल में, कल ही मेरी उनसे बात हुई, 1 साल के भीतर ही उस छात्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वहाँ दिल्ली के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया, और अब वो
अपने स्तर पर यूपीएससी की तैयारी में लग चुके हैं वहां पे। और बहुत ही किसान परिवार से वो आने वाला लड़का है। तो तकरीबन तकरीबन 8 से 10 हजार के बीच में मंथली उनका खर्चा आ रहा है, जो कि मैंने एक अनुमान लगाया, जोधपुर या जयपुर में भी लगभग उतना ही खर्चा आता है एक छात्र का हमारे। तो अगर आप ये दिमाग में लोगों के अगर ये चल रहा है कि दिल्ली है, इकोनॉमिकली बहुत महंगा होगा, तो ये विषय को हम साइड में रख सकते हैं। ये उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं इकोनॉमिक का। पहला है अच्छे परसेंटेज बना के वहां पे एडमिशन लेना। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ी चीज। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में या साउथ कैंपस में कॉलेजेस में अगर अपना एडमिशन होता है, जो कि टॉप की कॉलेजेस है जहाँ कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, तो वहां पर एक सहज रूप से एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा यूपीएससी का, क्योंकि यूपीएससी की मैक्सिमम कोचिंग नॉर्थ कैंपस के पास में है। तो आपको जो जो हमारे यहाँ से कई छात्र ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं वहाँ 1-2 साल तैयारी करते हैं यूपीएससी की वगैरह, वो माहौल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर ही मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी जो है, यहाँ पर कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र जाके पढ़ सकता है। वहां पर आपको सेंट्रल लाइब्रेरी में अगर 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो उसमें से कम 50 विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करने वाले आपको मिल जाएंगे। तो ये अपने आप ही आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा, जिसके लिए कोई अलग से पैसा खर्च नहीं करना होगा। तो ये कुछ फायदा हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। उसके बाद मैं जो दूसरी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, दिल्ली में ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, इसके बारे में आपको बता दूं, पहली चीज तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एकेडमिकली बहुत ही स्ट्रांग यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में कभी कभी हमको कुछ चीजें थोड़ी सुनाई देती है, वो अलग चीज है, वो अलग विषय है। लेकिन एकेडमिकली और रिसर्च के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मुख्य अंतर है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पीजी कोर्सेज के लिए अपने आप में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, पीजी और पीएचडी दोनों के। तो दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज नहीं चलते, सिर्फ और सिर्फ पीजी और पीएचडी और एमफिल कोर्सेज चलते हैं। लेकिन एक यूजी कोर्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी चलाता है, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा, वो है लैंग्वेज कोर्स। तो अगर जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि भविष्य में वो अलग अलग मंत्रालयों में या टूरिस्ट फील्ड में या भाषा विभाग में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये यूजी कोर्स बहुत अच्छा है। 5 साल का यूजी लैंग्वेज कोर्स होता है। इस यूजी लैंग्वेज कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट में जो भाषा आपने चयन की, जिस कोर्स के लिए आप आवेदन कर रहे हो, उदाहरण के तौर पर अगर आपने अरेबिक लैंग्वेज के लिए या फिर रशियन लैंग्वेज के लिए या फ्रेंच या पर्शियन, जिस लैंग्वेज के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, उस लैंग्वेज से संबंधित, यानी अगर आपने रूस की लैंग्वेज के लिए आवेदन किया है तो आपको रूस से संबंधित, रूस का भौगोलिक की, रूस की संस्कृति, रूस का जो भी इतिहास है, उसके अलावा नॉर्मल जीके, इससे संबंधित प्रश्न पत्र आता है। तो जेएनयू में एंट्रेंस के लिए, जेएनयू में प्रवेश के लिए सबसे बड़ा अवसर हमारे पास यूजी लैंग्वेज कोर्स भी है। कुछ यूजी लैंग्वेज कोर्स ऐसे हैं जो बहुत, जहाँ पर स्टूडेंट्स की थोड़ी कमी है, जिसमें अरेबिक एक महत्वपूर्ण है, अरेबिक और सिंधी लैंग्वेज। तो अगर जो छात्र ये इच्छा रखते हैं कि हमको यूपीएससी टारगेट है और दिल्ली का माहौल मिले, उनके लिए ये कोर्स हो सकता है। अभी कुछ समय पहले मेरे संपर्क में कुछ अपने समाज बंधु आए थे, तो उनको मैंने थोड़ा सा इस बारे में बताया, तो वो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कंटेंट है, वो कंटेंट भी हमको वहां से कुछ संगठनों के द्वारा या कुछ स्टूडेंट्स है जो काम कर रहे हैं इस पे, उनके थ्रू वो कंटेंट भी हमको मिल सकता है। बाकी जो जेएनयू में पीजी कोर्सेज और पीएचडी कोर्सेज चलते हैं, पीजी कोर्सेज और पीएचडी कोर्सेज दोनों में एंट्रेंस टेस्ट होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। और पीजी कोर्सेज जेएनयू के सबसे बेहतरीन है भारत में, इंटरनेशनल रिलेशन हो, एमए पॉलिटिकल साइंस हो या वगैरह जितने भी ये कोर्सेज हैं। पीएचडी भी उसी स्तर का एंट्रेंस टेस्ट होगा। जेएनयू की लास्ट डेट फिर से आगे बढ़ा दी गई, 30 जून तक हम लोग आवेदन कर सकते हैं जेएनयू। उसके पश्चात हमारे पास एक और जेएनयू के बारे में बता दूं कि जेएनयू की सेंट्रल लाइब्रेरी का एक रिकॉर्ड है कि वहां पर हर साल उस सेंट्रल लाइब्रेरी से तकरीबन 30 से 35 स्टूडेंट आईएएस बन के निकलते हैं। 24 घंटे चलने वाली एक लाइब्रेरी है जेएनयू की सेंट्रल लाइब्रेरी, एकमात्र भारत की लाइब्रेरी आप कह सकते हैं जो 24 घंटे चलती है। 9 मंजिला लाइब्रेरी। कोर्सेज बहुत, मैं आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी बहुत ही कम रेट्स पे उपलब्ध है।
मतलब वहाँ पे फीस आपकी बहुत कम लगती है, 10,000 में वार्षिक लगभग हो जाता है फीस का। जेएनयू उससे भी सस्ता है, 500 से 1,000 रुपए साल का जो एडमिशन फीस जिसको हम बोलते हैं, 500 से 1,000 रुपए ही है। हॉस्टल की फीस मात्र 1,500 से 2,000 रुपए है महीने का, मैस का मिला के, तो साल का आप 10-12 हजार रुपए मान लीजिए। जेएनयू में हॉस्टल की कोई असुविधा नहीं, तकरीबन 90% स्टूडेंट, 95% स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है। जेएनयू में ये सुविधा है हॉस्टल की आपको। जेएनयू और दिल्ली दोनों की एक खास बात और बता दूं कि वहां पे पढ़ने का एक अतिरिक्त फायदा हमारे पास ये है, स्पेशली जेएनयू बता दूं, जेएनयू का जो कैंपस है तो साउथ दिल्ली में, साउथ जेएनयू का कैंपस जिसमें सारे मंत्रालय मौजूद है, तो लगातार वहां पे सेमिनार और वर्कशॉप होती रहती है, आपके मंत्रालयों से भी संपर्क हो जाते हैं। इसलिए अगर आप आज एक सर्वे भी कर लें, जेएनयू में अभी कई ऐसे मंत्रालयों में देखेंगे, भारत सरकार के मंत्रालय देखेंगे, उसमें कंसल्टेंट की पोस्ट आती है। तो एक नई पोस्ट 2014-15 के बाद से स्टार्ट हुई है, एक कंसल्टेंट की पोस्ट निकली है, तो उसमें अधिकतर जेएनयू के स्टूडेंट हैं, क्योंकि जेएनयू में पढ़ाई इस लेवल पे होती है कि वहां पर एक इंटरेक्शन बना रहता है मंत्रालयों में और जेएनयू में। तो अधिकतर विद्यार्थी जो जेएनयू के पास आउट होते हैं पीजी के, तो सारे विद्यार्थी अधिकतर विदेश मंत्रालय में भी आपको मिल जाएंगे, गृह मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, और पॉलिसी मेकिंग जो इंस्टीट्यूट है, नीति निर्धारक जो इंस्टीट्यूट, उसमें जेएनयू का काफी दबदबा है। और यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं अतिरिक्त जानकारी ये बता दूं कि यूपीएससी के अधिकतर जो प्रश्न पत्र जो बनते हैं, और मतलब ये इनफॉर्मल सूचना है, इसका ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसा हमारे प्रोफेसर ने हमको बताया था कि जेएनयू के जो अधिकांश प्रश्न, यूपीएससी के जो अधिकांश प्रश्न पत्र है, उनको बनाने से लेकर उनको चेक करने तक में जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की अहम भूमिका रहती है। तो जो प्रोफेसर आपको क्लासेस में पढ़ाएंगे, उनके पढ़ाने का असर आपको हो सकता है कि आपको कहीं यूपीएससी के पेपर में वही चीजें दृष्टिगोचर हो, फिर से रिपीट हो, तो एक एडिशनल पॉइंट है इसके बारे में। ये इन दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में ये बेसिक की जानकारी थी। अब एक तीसरी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में बताना चाहूंगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये बनारस हमारे काशी में ही है, भारत की एक ये भी 1815-16 के 1916 के आसपास स्थापित एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वैसे अपना बीएचयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इन सब के जो एग्जामिनेशन जो होंगे, एंट्रेंस वाले एग्जामिनेशन, उनका सेंटर पूरे भारतवर्ष में होता है, जिसमें राजस्थान में अपना जयपुर भी सेंटर है, और जेएनयू के लिए जोधपुर भी सेंटर है, जहाँ पर आप एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, आप जोधपुर या जयपुर में बैठ के उनका एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की खास बात मैं बता दूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का चूंकि इस साल के आवेदन पत्र का जो समय है वो खत्म हो चुका है, वो उनका मार्च तक का ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी एक श्रेष्ठ अपने आप में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पर आपको इन्हीं सारे कोर्सेज में जो आवेदन प्रक्रिया है, पहले आपको सिंपल फॉर्म भरना है, यूजी में भी एंट्रेंस होगा, पीजी में भी एंट्रेंस होगा, और पीएचडी में भी एंट्रेंस होगा। यूजी में जो एंट्रेंस होगा ये थोड़ा अलग है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने देखा था मेरिट बेस हो रहा है, लेकिन बीएचयू में यूजी में जो एंट्रेंस प्रवेश है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा, और इस एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो वही सिलेबस होगा जो 11th-12th में बीएचयू में पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, बीएचयू एक्चुअली एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर 5th क्लास से लेके पीएचडी और पोस्ट डॉक तक की पढ़ाई होती है। 11th-12th का जो बीएचयू का जो सिलेबस है, उसके आधार पर आपका यूजी एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसमें अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो आपका वहां पे चयन। इसी प्रकार पीजी का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो यूजी के सिलेबस के बेस पे होगा बीएचयू का, और पीएचडी का भी उसी सिलेबस के बेस पे होगा जो बीएचयू में चलता है। वहाँ के लॉ डिपार्टमेंट की खास बात मैं आपको बता दूं, ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लॉ डिपार्टमेंट में एंट्रेंस के बाद, वहाँ पे पढ़ाई के दौरान आप तकरीबन किसी भी राज्य की जुडिशरी को क्रैक करने में के लिए 90% तैयार हो जाते हैं। वहाँ इस तरह का कोर्स स्ट्रक्चर और इस तरह पढ़ाया जाता है। तो और बाकी हॉस्टल के बारे में बता दूं, बीएचयू में कोई चिंता नहीं हॉस्टल की। विश्व का या भारत का ऐसा बोला जाता है एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल है, ऐसा यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ा हॉस्टल है। वहाँ पर तकरीबन 30 से 35 हजार बच्चे बीएचयू के कैंपस में हॉस्टल्स में रहते हैं। तो बीएचयू भी हम एक वरीयता दे सकते हैं। इसके अलावा मैं चौथी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में बताना चाह रहा हूँ
वो यूनिवर्सिटी जिसमें मैं खुद पढ़ रहा हूँ अभी, पुणे यूनिवर्सिटी, जिसको सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ भी कहा जाता है या पुणे यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, उस यूनिवर्सिटी अभी इस बार की एनआईआरएफ में टॉप 10 में ये भी यूनिवर्सिटी है। ये अभी तक जिन जिन मैंने तीन यूनिवर्सिटी की बात की वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये जो अभी मैं जो यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ पुणे यूनिवर्सिटी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर भी ये टॉप 10 में है। तो यहाँ के साइंस कोर्सेज अपने आप में बहुत अच्छे हैं और अभी उसका भी फॉर्म आ चुका है और उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 जून है। वहाँ यू पीजी, और मैं आपको बता दूं पुणे यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म अभी निकले हैं वो पीजी के लिए निकले हैं और पीएचडी के लिए निकले हैं। पुणे यूनिवर्सिटी के जो यूजी के जो एग्जामिनेशन, यूजी के जो एडमिशंस है वो कॉलेज बेस पे तय होता है। उसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं पुणे यूनिवर्सिटी के पीजी और पीएचडी कोर्स के बारे में बता देता हूँ। पहले पीजी का सिंपल तरीका एंट्रेंस टेस्ट होगा। ऑल ओवर भारत में उनके सेंटर है, राजस्थान में भी सेंटर होगा एंट्रेंस टेस्ट का। फॉर्म निकल चुका है, सिंपल प्रक्रिया, एक फॉर्म आवेदन भर देना है, उसके बाद कुछ ही दिनों में आपका एडमिट कार्ड और आपका जो सेंटर है उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार पीएचडी का एग्जामिनेशन थोड़ी देर बाद होगा। अभी पुणे यूनिवर्सिटी फोकस कर रही है पीजी पे। उसका कारण ये है कि यूजी पे इसलिए नहीं कर रही कि कई जगह अभी वहाँ पे थोड़ा सा कोविड के कारण सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर स्थितियाँ अभी थोड़ी सुधरी नहीं है, तो यूजी पे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यूजी के लिए मैं आपको बता दूं, वहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस अपने हिसाब से एडमिशन लेता है, वो स्वायत्तता दे रखी है हमने कॉलेजेस को। वहाँ पे एक कॉलेज है जिस पर हमको बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस करना चाहिए, वो है पुणे में ही स्थित है फर्ग्यूसन कॉलेज। ये फर्ग्यूसन कॉलेज 1885 में स्थापित कॉलेज है और जैसा कि जो स्तर मैंने दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज का बताया, वही स्तर पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज का है। ऐसा कॉलेज जिसका अपना स्कूल भी है, जिसका अपना यूजी कोर्सेज भी चलता है, पीजी कोर्सेज भी चलता है, पीएचडी भी चलता है। ये भी काफी सालों से मांग कर रहा है अपने आप को अलग से स्वायत्त यूनिवर्सिटी की, वो अलग विषय है, राजनीतिक विषय। लेकिन इस कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया कुछ ही समय में शायद प्रारंभ होने वाली है। लगातार हमको थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा वेबसाइट पे। उसमें एडमिशन मेरिट बेस पे होगा यूजी कोर्स, तो वहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा गहनता से कभी सोचते नहीं है, लेकिन देश का श्रेष्ठतम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट माना जाता है। और वहाँ एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसका 100% प्लेसमेंट है यूजी बेस। अगर आप बीए साइकोलॉजी करते हो फर्ग्यूसन कॉलेज से, तो ये मान के चलिए आप वहाँ से पास आउट होते 20 से 25 हज़ार की नौकरी पाने के लिए आप तैयार हो, छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे। क्योंकि आजकल जो अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के दौरान भी, और आजकल का वातावरण ऐसा जिसमें कई लोग सुसाइड और मेंटली डिजीज वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स, तो ऐसे में साइकोलॉजिकल जो अपीयरेंस और साइकोलॉजिकल एडवाइस वगैरह का प्रचलन बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से फर्ग्यूसन के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हम लोग कर सकते हैं। और उसके अलावा उनके साइंस कोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इस पर भी हमको फोकस करना चाहिए फर्ग्यूसन। तो ये मोटे मोटे तौर पर मैंने आपके सामने ये जो चीज़ें रखी, तो अभी लगभग हमको पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि इन दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म 4 जुलाई तक, जेएनयू का 30 जून तक, पुणे यूनिवर्सिटी का 30 जून तक, और चूंकि बीएचयू का निकल चुका है लेकिन आगे के लिए हम उसको ध्यान रख सकते हैं। ये बेसिक जानकारी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके बारे में अगर आप लोग कुछ प्रश्न अभी पूछना चाहें, मेरी तरफ से ये जानकारी मैंने आपको बताई। जितनी सामान्य जानकारी दी जा सकती थी विक्रमादित्य सिंह जी ने बताई। अब इस विषय में आपके, वैसे तो इन्होंने एक एक स्टेप वाइज पूरा विस्तार से बताया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई संभावनाएं प्रश्न की बनी होगी। लेकिन फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछें। जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं 4-5 लोग, वो या फिर जो लाइव देख रहे हैं, उनमें से कोई भी जो इस संबंधित प्रश्न पूछना चाहता है वो पूछे। कोई दूसरा पूछे उससे पहले मैं आपको विक्रमादित्य बना पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो खर्चा आता है मासिक 8 से 10 हजार, ये मंथली है? मंथली। ये अपना जो व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट का अगर सहजता से चले तो वो 10,000 के बीच में अपना भरण पोषण कर सकता है, जिसमें उसकी किताबों का खर्चा भी मैंने इंक्लूड किया है,
खाने पीने का भी है, रहने का भी है, और अगर उसको हॉस्टल मिल जाता है तब अलग स्थिति है। ये जो मैंने 10,000 बताया है, हॉस्टल में थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपका, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ी एक समस्या ये है कि वहां पर हॉस्टल सुविधा आसानी से नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में हमको बाहर रहना पड़ेगा। तो क्योंकि हॉस्टल में भी वहाँ मेरिट बेस होता है, काफी लिमिटेड हॉस्टल्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, पीएचडी लेवल पे। तो अगर हम 2-3 छात्र लोग मिलके रहें वहाँ बाहर कमरा लेके या फ्लैट लेके, तो जैसा कि ये मैंने ऐसा अभी लेटेस्ट बताया है कि कल जिस युवराज सिंह का मैंने जिक्र किया, उनका मैंने कल ही पूछा है कि उनका मासिक खर्चा कितना बैठ रहा है, तो उन्होंने ये बताया। तो ये लगभग और मैंने यही खर्चा मैं आपको बता दूं, स्पेशल चीज ये बता दूं, जयपुर में भी पूछा है कई छात्रों से कि उनका मासिक खर्चा कितना आ रहा है, और जोधपुर का भी, तो औसतन ये बराबर है। स्वाभाविक रूप से इतना ही। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली, क्योंकि हमारे मैंने देखा कई, मैंने पिछली बार भी कई पेरेंट्स से बोला कि आप भेजो बच्चों को वहां पे, बाकी सारी चीजें हम अपने लेवल पे करवा देंगे, तो वो बोल रहे कि पैसों का बहुत खर्चा आएगा। मैंने उनको कई बार बोला भी, मैंने कहा ये रहता है, लेकिन फिर भी ये एक डर बना रहता है, इसलिए मैं पहले से क्लियर कर दिया। ये वाला पॉइंट हम लोग थोड़ा सा साइड लाइन करके। दूसरा एक प्रश्न आया है, आप में से कोई जो जुड़े हुए हैं उनमें से कोई प्रश्न पूछना हो, अर्जुन सिंह जी, जोगराज सिंह जी, तो पूछें। तो विक्रमादित्य सिंह जी ने लगभग इन चारों कॉलेज के हर एक पॉइंट को विस्तार से इन्होंने क्लियर किया है। फिर भी मैं चाहूंगा कि इन 4 कॉलेज की जो कट ऑफ है, वो अनुमानित कट ऑफ के बारे में आप थोड़ा बता दें। मैं बिल्कुल कट ऑफ के बारे में मैं विशेष रूप से जिक्र नहीं करना चाहता था, क्योंकि उससे थोड़ा सा एक भय का माहौल पैदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन पिछले कई सालों से मैं जो देख रहा हूँ अपने समाज बंधुओं के जो परसेंटेज बन रहे हैं, उस आधार पर दिल्ली दूर नहीं है, मैं आपको बता दूं। हालांकि डिपेंड करता है कोर्सेज पे, जैसा कि मैंने आपको बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 कॉलेजेस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 70 कॉलेजेस है, उसमें से जो टॉप के कॉलेजेस है, जो नॉर्थ और साउथ के, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, उनमें कट ऑफ आप मान के चलिए जनरल कैटेगरी का लगभग किसी भी कोर्स में अगर आप जाएंगे तो 90 से कम नहीं होगा, 90 से कम, 90%, ठीक है। लेकिन नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो लगभग उसी स्तर का उसे वही स्टैंडर्ड रखते हैं। एक हुआ बना रखा है कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस का अपना एक कैंपस है, तो अलग माहौल है, बाकी कॉलेजेस भी उसी स्तर के हैं, तो वहां पर थोड़ी कट ऑफ कम रहती है। तो वहां पर भी हम लोग वहां पे लगभग आप एक मैं औसतन ये बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे का 85 से 86% है, तो उस केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के चांसेस बन जाते हैं। क्यों मैं इसलिए इस आधार पर बोल रहा हूँ कि कई कॉलेजेस में उन लोगों ने ये कर रखा है कि बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं मेरिट बनाने पर, कहीं बेस्ट 3 भी लिए जाते हैं। तो अगर किसी विद्यार्थी के 3 विषयों में बहुत अच्छे हैं, तो बेस्ट 3 के आधार पर भी एडमिशन लिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कॉलेजेस पे, कॉलेजेस अपनी कट ऑफ निकालते हैं। तो हम लोग कट ऑफ पे न डरें। जेएनयू का मैंने बता दिया, वहां कट ऑफ का कोई चांस नहीं, वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे है। बीएचयू भी एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे है, पुणे यूनिवर्सिटी भी एंट्रेंस टेस्ट पे है। पुणे यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है यूजी के लिए, वहां पर 80 से 85% हम मान के चलें, 80% अगर आपके है तो संभावनाएं बन जाती है। तो पुणे में मेरिट बेस है यूजी के लिए? कॉलेजेस ने अपना अलग अलग तय कर रखा है, कुछ कॉलेजेस मेरिट बेस पे लेते हैं, कुछ एंट्रेंस भी करवाते हैं। इस बार अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, महाराष्ट्र थोड़ा सा कोविड वाली समस्या से ज्यादा जूझ रहा है, तो एंट्रेंस करवाने की स्थितियां में है या नहीं है, तो वो प्रक्रिया, वो अगर जैसे क्लियरेंस आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। बेसिकली ये एंट्रेंस भी होता है एंड एडमिशन मेरिट बेस पे भी हो सकता है। एक प्रश्न और आया है, एमएससी इन मैथ्स के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहता? देखिए मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि कॉलेज एमएससी नहीं करवाता है। 70 कॉलेज, जो 70 कॉलेजेस है, वो यूजी का कोर्सेज चलाते हैं, बीएससी, बीए या बीकॉम होगा वहां पे। डिपार्टमेंट्स है, एक ही डिपार्टमेंट है एमएससी मैथमेटिक्स के लिए, एक ही डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। उसी में पढ़ाई होती है, उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, आपका एंट्रेंस टेस्ट आपको क्लियर करना होगा। मान लीजिए 100 सीट होगी वहां पे, तो 100 सीट में 50 सीट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस 2 है, तो डिपार्टमेंट्स भी 2 बना रखे,
एक नॉर्थ में डिपार्टमेंट, एक साउथ में, तो 100 सीटें फिक्स कर रखी, 50 सीटें नॉर्थ कैंपस में बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, 50 बच्चे साउथ कैंपस में। फैकल्टीज वगैरह बांट रखे, वो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बांट रखा है। तो वहां पे यहाँ पे हाँ, एफिलिएशन वो थोड़ा सा एक जरूर एक पॉइंट ये मैं बता दूं, वहां पे ये लोग पढ़ाई सारी डिपार्टमेंट्स में होती है, एमएससी या एमए इनकी, बट जो एफिलिएशन होता है वो एफिलिएशन आपका कॉलेज से जरूर होगा। तो वो उसमें डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए कोई आप रामजस कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज है, आप वो किसी भी कॉलेज से एफिलिएशन करवा सकते हो, उसका कोई वो महत्व नहीं है जहां तक मैं आपको, क्योंकि आपकी डिग्री में भी सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा जाए। पीजी लेवल पे कॉलेज का कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई इश्यू नहीं है, जेएनयू में अपना खुद का डिपार्टमेंट रहता है। तो पीजी लेवल पे सब जगह डिपार्टमेंट होता है, कोई कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज है, मैं आपको बता दूं, फर्ग्यूसन जो कॉलेज है उसका अपना पीजी डिपार्टमेंट है। तो वहां पे जरूर अलग से वो चलता है, पीजी उसका अपना कोर्स चलता है, तो वहां पे फर्ग्यूसन कॉलेज के हिसाब से। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज का कोई इश्यू नहीं है पीजी लेवल। एक और प्रश्न आया है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थान से पास आउट हो तो किसी प्रकार की समस्या आती है क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में? कि आपने नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं खुद अपने स्तर पे उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताना चाहूंगा। मुझे लग रहा है वो शायद ये पूछना चाहते हैं कि यूजी अगर निजी संस्थान से उन्होंने किया है, आई थिंक वो शायद ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि 11वीं 12वीं में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप निजी से हो या सरकारी से। यूजी आपने निजी संस्थान से किया है और पीजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं या जेएनयू से करना चाहते हैं या पुणे यूनिवर्सिटी, तो वो कभी ये नहीं देखता है कि आपने यूजी की डिग्री कहाँ से की। ये प्रश्न सामने कभी आता ही नहीं है। इंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है, तो उसमें कभी ये चीज आपने डिस्टेंस लर्निंग से भी कर रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई बाधा नहीं है इसमें। एक प्रश्न आया है कि मेरी बिटिया लाचू में पढ़ती है, अभी बीएससी कर रही है, एमएससी में लाचू ही ठीक रहेगा या कोई दूसरी जगह जाना पड़ेगा? देखिए अब मैं तो बता रहा हूँ, चूंकि आज हमारी चर्चा जो हो रही है उस चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छे संस्थानों में पहुंचे। सही है। तो मैं किसी संस्थान पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ कि कोई संस्थान अच्छा है या बुरा है, लेकिन हम कोशिश जरूर करें। अगर हम अभी स्थितियां देखें तो अगर भारत सरकार ने, आप उनसे आग्रह कीजिएगा कि अगर लाचू कॉलेज एनआईआरएफ की रैंकिंग में आ रहा है तो वहीं पढ़ने दीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप श्रेष्ठ संस्थान चुनिए, ज्यादा बेहतर होगा, श्रेष्ठ संस्थान चुने, मेरा ये मानना है। एक प्रश्न है, बीसीए के लिए कौन सी कॉलेज अच्छी है? बीसीए के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया है, एक चीज और है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, हाँ, यूजी अभी पिछले 2-3 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है, बीसीए बीबीए ये जो कोर्सेज है इनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। इनका एंट्रेंस टेस्ट 12th के बाद एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो वो ऑप्शन आपको फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी बीसीए बीबीए और आपका बीए इन जर्नलिज्म, ये कुछ कोर्सेज है जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, इनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 12th के बाद एक एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था रखी है। यही फॉर्म आप देखेंगे, इसमें आपको ये व्यवस्था मिल जाएगी। बाकी जो कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 12th के बाद मेरिट बेस्ड एडमिशन लेती है, लेकिन ये जो कोर्सेज है बीसीए के कोर्सेज, बीबीए और जर्नलिज्म, बीए जर्नलिज्म, ये कुछ कोर्सेज है जिनके लिए उन्होंने अपना एक अलग डिपार्टमेंट ही बना रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, सेम फॉर्म है, यूजी के लिंक पे आपको जाएंगे, ऑप्शन मिल जाएगा। और वैसे कुछ कॉलेजेस भी है जिनका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, जो बीसीए के लिए अच्छे हैं, तो उनका नाम मैं भविष्य में आपके माध्यम से बता दूंगा। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, अर्जुन सिंह जी। हाँ, अर्जुन सिंह जी बोले। हाँ, पूछें। हाँ, मेरा तो सवाल जो था उसका उत्तर मिल गया है, लेकिन कारण सबका ही ऐसा है कि ड्यू से सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो मेरिट वाली जो बात है, वो उस मेरिट में यदि 10 कॉलेज की जो आप बात कर रहे हैं उसमें यदि वो बच्चा नहीं आ पाता है तो दूसरे कॉलेज में एडमिशन तो हो जाए, लेकिन क्या उन कॉलेजों का हॉस्टल भी रहता है क्या? रहने की व्यवस्था के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि हाँ जी, हाँ विक्रमादित्य बना फ्रॉम। हाँ, तो जो रहने की व्यवस्था के बारे में आपने जो बोला है,
वो जी एक्चुअली ऐसा मैं आपको बता दूं, 70 कॉलेजेस हैं तकरीबन। 70 में से मैं स्थिति क्लियर कर दूं आपको कि मुश्किल से 8 या 10 या 12 कॉलेजेस ही ऐसे हैं जिनके पास हॉस्टल्स है। दिल्ली जी में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्थिति है यूजी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए। तो उस स्थिति में अर्जुन साहब म्यूट कर लो आप। एक जी एक अच्छी चीज और मैं आपको बता दूं, अगर गर्ल्स स्टूडेंट है तो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफी अच्छे कॉलेजेस बना रखे हैं, हॉस्टल्स बना दिए हैं। तो गर्ल्स के लिए असुविधा उतनी नहीं है, लेकिन बॉयज के मामले में हमको थोड़ा सा ये है कि अ, ऐसा आप मान के चलिए बाहर रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कई सालों से मेरे सामने ये दो प्रश्न बार बार आ रहे हैं कि कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकली कैसा रहेगा और दूसरा रहने का हॉस्टल मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको स्थिति बता दूं कि इन दोनों पॉइंट्स के कारण आप हमारे स्टूडेंट्स को वहां भेजने से रोके मत। ये बहुत ही छोटे विषय है एक्चुअली, मैं आपको बता दूं। इवन जब मैं खुद भी गया था, मैं खुद एडमिशन अकेले ही लेने गया था। मेरे हमारे पिताजी ने उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि आप खुद जाके वहां जाके स्थितियां देखो। तो मुझे भी हॉस्टल नहीं मिला था, मैं बाहर रहा और सामान्य तौर पर रहा। मेरे साथ फिर वहाँ पे कुछ और भी लोग अच्छे दोस्त मिल गए। तो आज उसका फायदा ये है कि लगभग लगभग आज देश में एकेडमिकली बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स है, तो उसका फायदा मिलता है। तो आप ये जो विषय है हॉस्टल वाला, लड़कियों के मामले में मैंने बता दिया आपको, वहाँ पे सुरक्षा वाला विषय बिल्कुल सहज रूप से उठता ही है, तो उनके मामले में हॉस्टल्स है। लड़कियों के मामले में सुविधा अच्छी है, लेकिन लड़कों के मामले में हॉस्टल्स इतने नहीं है। उस केस में हमको कैंपस के आसपास ही पीजी वगैरह उपलब्धता है। वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल एरिया है, आपको जाना है वहाँ पे पीजी मिल जाएंगे आपको अपनी सुविधा के अनुसार जैसा हो। अदरवाइज अगर 3-4 स्टूडेंट है वो एक फ्लैट भी ले लें तो एक फ्लैट 10 से 12 हजार में आ जाता है। 4 स्टूडेंट है तो 2 से 2.5 हजार रुपये महीने का, 3 हजार रुपये अधिकतम। तो ये बड़ा प्रश्न नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये हॉस्टल वाला और बहुत ज्यादा खर्चे वाला ये जो हम सोच के चल रहे हैं, ये पूर्वाग्रह है, इनको हम पूरी तरीके से मिटा दें तो आई थिंक ज्यादा ठीक रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और कोई प्रश्न? तो ठीक विक्रमादित्य बना, आपने इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी सभी लोगों को दी, और विशेष रूप से जो ऐसी चीजें हैं जिन जो मुख्य बात वो जो थी, सबसे बड़ी भ्रांति जो लोगों को लगती है वो खर्चे वाली लगती है, और उस भ्रांति को आपने बहुत ही मतलब कि प्रेशरली क्लियर किया है कि इस तरह का वास्तव में कुछ नहीं है। एक 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 छोटा सा एक प्रश्न आया है, जेएनयू के पास एलएल के लिए कोई कानूनी विभाग है क्या? एलएल एल मैं समझा नहीं सर, LLM लिखा हुआ है क्या? एम नहीं लिखा, इन्होंने शायद गलती हो गई होगी, LLB लिखा होगा। LLB और LLM नहीं नहीं नहीं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में LLB और LLM के लिए कोई स्कोप नहीं है। लेकिन अगर आप एक वहां पे डिपार्टमेंट है जेएनयू के भीतर ही, लॉ एंड गवर्नेंस, तो वो जो लॉ एंड गवर्नेंस डिपार्टमेंट है उसमें आप पीएचडी या एमफिल कर सकते हैं। अगर आपने एलएलएम कर रखा है तो आप वहां पीएचडी, या बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, जेएनयू के जितने भी पीजी कोर्सेज है मैं आपको बता दूं, हमारे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को, जो दिल्ली में रह रहे हैं या जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी यूजी लेवल पे भी कर रखी है, उनको अगर ठीक है आपका यूपीएससी में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उस नॉलेज का उपयोग करना चाहिए। जेएनयू में आप लोग एडमिशन लीजिए, क्योंकि जेएनयू का जो लेवल है, जो एंट्रेंस टेस्ट का लेवल है, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी कर रखी है तो अब तो इजीली आप उनके एंट्रेंस टेस्ट को क्लियरली पास कर सकते हो। और जेएनयू के बच्चे, जेएनयू से पास आउट जो स्टूडेंट है, उनकी मैं आपको बता दूं, मेरे कई मित्र हैं, लगभग सारे लोगों का बहुत ही अच्छे स्तर पे आज वो लोग काम कर रहे हैं। मंत्रालय मात्र 100 फीट की दूरी पर है, 200 फीट की दूरी पर है भारत सरकार के मंत्रालय। आपके इतने अच्छे संपर्क हो जाते हैं कि आप उन मंत्रालय में काम कर सकते हो। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन जो डिपार्टमेंट एक अलग से जेएनयू का, जो सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, वहां से अगर आप पीजी कर लेते हो तो उसके बाद विदेश मंत्रालय में कंसल्टेंट की पोस्ट आती है। कंसल्टेंट की पोस्ट पे के आधार पर ही, मतलब आप एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, और अगर आपका जेएनयू बैकग्राउंड है, जेएनयू का बैन लगा हुआ है, ब्रांड लगा हुआ है, तो आपको वहां तुरंत भारत सरकार के अधीन तुरंत ले लिया जाता है।
तो वहाँ लॉ में तो इतना विकल्प नहीं। अगर आप थोड़ा सा मुझे समय दे 2-3-4 मिनट का, तो 2 इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल फरमाओ फरमाओ आप फरमाओ। हाँ। जेएनयू के पास में भी, क्योंकि मैंने एक चीज और देखी है हमारे समाज में, एक अच्छी चीज है कि जो युवा वर्ग है वो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है हमारे लोगों की, मैंने महसूस किया है। एटिकेट्स जिसको बोला जाता है, बात करने के तरीके, आचरण वगैरह, ये सारी चीजें, इसका प्रयोग हम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे समाज बंधु जाना नहीं चाहते, मुझे पता नहीं क्यों नहीं जाना चाहते, और लेकिन बहुत अच्छा क्षेत्र है। जेएनयू के पास में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। जैसे टेक्नोलॉजी के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, आईआईटी, उसी तरीके मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के लिए, पत्रकारिता और जनसंचार के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है। वहाँ पर इंग्लिश में जर्नलिज्म होती है, एक साल का कोर्स रहता है, डिप्लोमा कोर्स रहता है। हिंदी में भी जर्नलिज्म है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट अगर आपका क्लियर, और उस एंट्रेंस टेस्ट का जो पैटर्न रहता है वो कुछ छोटे छोटे शॉर्ट एंड आंसर्स होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव, और सामान्य जो अखबार हम लोग पढ़ते रहते हैं उन्हीं अखबारों के आधार पर प्रश्न तय किए जाते हैं, वो पूछे जाते हैं, आपका स्किल्स देखा जाता है, राइटिंग स्किल्स। और वहाँ लगभग 1 साल के बाद एकमात्र इंस्टीट्यूट है जहाँ पर प्लेसमेंट कंपनियां, मतलब जो अखबार है और मीडिया हाउसेज आते हैं प्लेसमेंट के लिए। अमूमन हमने प्लेसमेंट के लिए सुन रखा है कि हमारे यहाँ एमबीए इंस्टीट्यूट में आए या वहाँ आए, लेकिन ये मासकॉम ऐसा इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहाँ पत्रिका, दैनिक भास्कर, ये लोग भी साल के अंत में वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं और वहीं से स्टूडेंट्स को, तो कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे जो 20-25 हज़ार वार्षिक आय के आधार पर, उनको थ्रू मंथली आय के आधार पर लिया जाता है। तो ये भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जेएनयू के पास में। और एक इंस्टीट्यूट, जी जी आप फरमाओ दूसरा। एक इंस्टीट्यूट जो मैं बताना भूल गया, जो अभी एनआईआरएफ की रैंकिंग में भारत का सबसे श्रेष्ठ इंस्टीट्यूट बताया गया, इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस, आईआईएससी बेंगलोर। जैसा इसको वैसे दूर की कौड़ी माना जाता है पर ऐसा है नहीं। ये जो हमारे छात्र साइंस में, रिसर्च में, साइंस में भी रिसर्च और डॉक्टोरल, पोस्ट डॉक्टोरल या साइंटिस्ट जैसी बनने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इसकी खास बात है कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्सेज होता है। इंटीग्रेटेड मीन्स 12th के बाद आपको 5 साल का एमएससी कोर्स, मतलब 5 साल अगर आप वहाँ रहते हो तो आपको बीएससी प्लस एमएससी डिग्री साथ में मिल जाती है। वहाँ इसका एग्जाम होता है केवाईपीएस के थ्रू, किशोर प्रोत्साहन योजना करके एक भारत सरकार का, वो एक एंट्रेंस टेस्ट करवाता 11th-12th के सिलेबस के बेस पे। एंट्रेंस टेस्ट टफ रहता है लेकिन उसकी तैयारी की जा सकती है, बड़ी बात नहीं। जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे समाज बंधु जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं 11th-12th में, या इवन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर संयोगवश हमारा मेडिकल में या इंजीनियरिंग नहीं होता है, तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो साइंस में आपके सपनों को बरकरार रखेगा। और देश का सर्वश्रेष्ठ अभी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पे है। फीस कोर्स बहुत ही सस्ता है, 5 से 10 हजार रुपए साल की फीस है उसके कोर्सेज की, और हॉस्टल का 6 से 7 हजार रुपए है साल का। एक और में आया है प्रश्न, उसके बाद अपन पूरा करेंगे, घंटा अपना हो रहा है लगभग 1 घंटा। पीजी केमिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा कॉलेज या डिपार्टमेंट? पीजी केमिस्ट्री फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहे अप्लाई, कॉलेज ऐसा कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट है, अपना अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। जेएनयू का भी अपना अलग डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री, तो इनके लिए पीजी दोनों ही जगह एंट्रेंस टेस्ट, ये कॉलेज का कोई इसमें इश्यू नहीं है जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पुणे यूनिवर्सिटी में भी एमएससी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है जिसका एंट्रेंस, इन तीनों के अभी फॉर्म निकले हुए। तो अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री करनी है तो ये जो तीनों इंस्टीट्यूट है इसके फॉर्म आप आवेदन भरिए पीजी की, और इन तीनों के एंट्रेंस की तैयारी कीजिए, उसको क्रैक कीजिए, और अपनी सुविधा के अनुसार आपको लग रहा है इन तीनों जगह साइंस के मामले में पुणे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर है। ठीक है सर, ठीक। आप सब लोगों को धन्यवाद बहुत बहुत। अगली बार किसी दूसरी विषय पर लेके अपन आएंगे। विक्रमादित्य बना को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कोई एक मैसेज डाला था कहीं व्हाट्सएप पे,
और उसमें आपने खुद ने लिख के देखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले हुए हैं, सभी लोग भरे, नीचे लिखा हुआ था आपका खुद का एड्रेस, वो नाम, वो कहीं से हमारे को मिल गया, तो हमने आपसे संपर्क किया और आप राजी राजी तैयार हो गए। उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और इसी तरीके से फिर अपन इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, आपका भी फिर दोबारा उपयोग करेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति, जय संघ।